यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। शिक्षा शास्त्र का मॉडल पेपर है जो आपके कल के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैनल पर 3 मॉडल पेपर शिक्षा शास्त्र के डाले गए हैं। इन 3 मॉडल पेपर को अगर आप देख लेंगे, सारे प्रश्न उत्तर याद कर लेंगे, आपको पूरा का पूरा प्रश्न यहाँ पे फंस जाएगा। यहाँ से फिर आप 95 प्लस मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक पाएगा आपको। तो बिल्कुल आप तीनों मॉडल पेपर्स को पढ़ के जाइए और पूरा पेपर करके आइए। आपको समय मिलने वाला एग्जाम के लिए 3 घंटा 15 मिनट। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो बच्चों, इस मॉडल पेपर का उत्तर सहित मैंने व्याख्या किया है। पूरा मॉडल पेपर आप ध्यान से देखेंगे। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1 में बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 2 से 6 तक के लघु निश्चित उत्तरीय प्रश्न। कैसे हैं? निश्चित उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 7 से 12 में अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर 25 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 13 से 18 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर 50 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 13 से 21 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 250 शब्दों में देना है। फिर है सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। क्लियर है? तो आइए देखते हैं सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न को। उससे पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। प्रत्येक प्रश्न के खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक उत्तर सही है। सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला क्वेश्चन है बच्चों, बौद्ध मठों और बिहारों में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो मैं आपको बता दूं कि बौद्ध मठों और बिहारों में शिक्षा के माध्यम की जो भाषा थी वो पाली थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर बच्चों खा है कि प्रवज्जा संस्कार ध्यान रखना, प्रवज्जा संस्कार का संबंध है तो बिल्कुल बौद्ध शिक्षा से है। प्रवज्जा संस्कार का संबंध किससे है? बौद्ध शिक्षा से है। फिर गा वाला प्रश्न है बच्चों, चार्लवुड घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? बिल्कुल चार्लवुड नाम याद रखेंगे। चार्लवुड घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था? तो 1854 ईस्वी में हुआ था। सारे उत्तर याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कल के एग्जाम में आएगा ही आएगा। अधिगम के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत तो बिल्कुल इस वर्ड से ध्यान रखना, थॉर्नडाइक ने दिया था। फिर आ जाइए, लास्ट प्रश्न है, स्कूल जाने से पहले बच्चे कहाँ से अभिप्रेरणा प्राप्त करते हैं? तो बिल्कुल स्कूल जाने से पहले बच्चे परिवार से अभिप्रेरणा प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर आ जाइए यहाँ पे निश्चित उत्तरीय प्रश्न। निश्चित उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, कोठारी आयोग को किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों, कोठारी आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, नेशनल एजुकेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, छात्र को कक्षा से बाहर निकलना किस प्रकार का दंड है? निकलना है नहीं, निकालना। छात्र को कक्षा से बाहर निकालना किस प्रकार का दंड है? तो छात्र को कक्षा से बाहर निकालना बहिष्करणात्मक दंड है। कैसा दंड है बच्चों? बहिष्करणात्मक दंड है, एक्सक्लूशनरी पनिशमेंट है। बहिष्करणात्मक दंड का एक प्रकार है। इसे मनोवैज्ञानिक दंड भी माना जाता है। क्लियर है? चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं, स्त्री शिक्षा के किसी एक समस्या का नाम लिखिए। तो लैंगिक भेदभाव, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है स्त्री शिक्षा के किसी एक समस्या का नाम क्या है भी? लैंगिक भेदभाव। फिर पांचवा प्रश्न यहाँ पे आता है बच्चों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक का नाम लिखिए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक का नाम बताना है आपको। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बेचू के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय थे। छठा प्रश्न है, सर्वप्रथम स्याही धब्बा परीक्षण किसने किया था? तो सर्वप्रथम स्याही धब्बा परीक्षण इंक ब्लॉट टेस्ट हरमन रोशार्क ने किया था। फिर बच्चों आ जाइए अति लघु उत्तरीय प्रश्न जिनका उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा के 4 उद्देश्य बताइए। तो पर्यावरण शिक्षा के 4 प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला उद्देश्य है जागरूकता, पर्यावरणीय समस्याओं की समझ विकसित करना। फिर है ज्ञान, पर्यावरण से जुड़े मुद्दों और समाधानों की जानकारी देना। फिर आता है दृष्टिकोण, पर्यावरण संरक्षण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाना। फिर आता है बच्चों कौशल, पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक कौशल विकसित करना। फिर बच्चों आता है अवरोधन के 4 कारण बताइए। अवरोधन के 4 कारण बताइए। तो अवरोधन जिनको बोलते हैं इंटरफेरेंस के 4 प्रमुख कारण कौन कौन से भाई? पहला है ध्यान भंग, डिस्ट्रैक्शन,
बाहरी शोर, मोबाइल या अन्य कारकों से ध्यान केंद्रित ना कर पाना। फिर आता है बच्चों पूर्व ज्ञान, पहले से सीखी गई जानकारी नई जानकारी के अधिग्रहण में बाधा डाल सकती है। फिर बच्चों आता है थकान, फीटेज, मानसिक या शारीरिक थकान के कारण स्मरण शक्ति और समझने की क्षमता कमजोर हो सकती है। फिर बच्चों आता है भावनात्मक तनाव, इमोशनल स्ट्रेस, चिंता, डर या तनाव के कारण सीखने और समझने में कठिनाई हो सकती है। फिर बच्चों आता है नवा प्रश्न आता है, मूल प्रवृत्तियों की 4 विशेषताएं बताइए। सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और सभी के उत्तर याद कर लीजिए। आपको कल यही सारे प्रश्न आपको वो एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। मूल प्रवृत्तियों के 4 प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, जन्मजात होती हैं। मूल प्रवृत्तियां जन्म से ही मौजूद होती हैं, इन्हें सीखा नहीं जाता है। सार्वभौमिक होती हैं, सभी मनुष्य और जीवों में कुछ सामान्य प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, जैसे आत्मरक्षा और भोजन की प्रवृत्ति। फिर है स्वतः उत्पन्न होती हैं, ये बिना किसी बाहरी प्रशिक्षण के स्वाभाविक रूप से प्रकट होती हैं। फिर बच्चों में चौथा, अनुकूलनशील हो सकती हैं। अनुभव और शिक्षा के प्रभाव से मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन या सुधार हो सकता है। फिर 10वां है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 भाग किए हैं, वह कौन कौन से हैं? तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है सांवेदिक बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, जिसमें आता है विचारों, प्रतीकों और संख्याओं को समझने और तर्क करने की क्षमता, जैसे कि गणित और भाषा कौशल। फिर बच्चों आता है मैकेनिकल इंटेलिजेंस, जिसको बोलते हैं यांत्रिक बुद्धि, मशीनों, उपकरणों और भौतिक वस्तुओं को समझने और उपयोग करने की क्षमता। फिर बच्चों आती है तीसरी, सामाजिक बुद्धि, जिसको बोलते हैं सोशल इंटेलिजेंस, लोगों के साथ संवाद, सहयोग और सामाजिक संबंधों को समझने की क्षमता। फिर बच्चों आता है 11वां प्रश्न, निर्देशन क्यों आवश्यक है? तो निर्देशन आवश्यक है क्योंकि यह सही निर्णय लेने, समस्याओं का समाधान करने, आत्मविश्वास को बढ़ावा देने और समाज में समायोजन में मदद करता है। 12वां प्रश्न है बच्चों, छात्रों को दिए जाने वाले सामाजिक दंड का अर्थ लिखिए। तो छात्रों को दिए जाने वाले सामाजिक दंड का अर्थ उन पर सामाजिक दबाव डालकर या समूह के माध्यम से अनुशासन सिखाना, ताकि वे गलत व्यवहार से बचें। फिर बच्चों आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। गुरुकुल प्रथा से आप क्या समझते हैं? गुरुकुल प्रथा से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों, गुरुकुल प्रथा एक प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति थी, जिसमें शिक्षक, गुरु और छात्र शिष्य एक साथ रहते थे। इस प्रणाली में शिक्षा प्राकृतिक वातावरण में दी जाती थी और छात्र गुरु से व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। यह धार्मिक, सामाजिक और नैतिक शिक्षा का मुख्य माध्यम थी। 14वां प्रश्न है बच्चों, छात्र के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में दंड से हानियां बताइए। तो शिक्षा के क्षेत्र में दंड से हानियां हो सकती हैं, जैसे कि छात्र का आत्मविश्वास कम होना, डर या तनाव की स्थिति बनना, मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव और नकारात्मक व्यवहार की उत्पत्ति। इसके अलावा दंड से छात्रों में विद्रोह या विद्रोही मानसिकता भी विकसित हो सकती है। फिर बच्चों आ जाइए 15वां प्रश्न है, मालवीय जी के अनुसार उत्तम शिक्षा के लिए कौन सी शिक्षण विधियां को अपनाया जाना चाहिए। तो मालवीय जी के अनुसार उत्तम शिक्षा के लिए व्यवहारिक और जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। इसके लिए संवादात्मक शिक्षा, अनुभव आधारित शिक्षण और नैतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा अपनानी चाहिए। इसके साथ ही रचनात्मकता और सोचने की क्षमता को बढ़ावा देना आवश्यक है। 16वां प्रश्न है बच्चों, निर्देशन और परामर्श में अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है। निर्देशन और परामर्श में अंतर यह है कि निर्देशन में एक व्यक्ति दूसरे को विशिष्ट मार्गदर्शन या आदेश देता है, जबकि परामर्श में एक विशेषज्ञ व्यक्ति को सुझाव देता है ताकि वह अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं ढूंढ सके। निर्देशन एक तरफा होता है, जबकि परामर्श संवादात्मक है। फिर बच्चों 17वां प्रश्न है, शिक्षा में बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो शिक्षा में बुद्धि परीक्षण छात्रों की मानसिक क्षमता, सोचने की क्षमता और ज्ञान की गहराई को मापने में सहायक होती हैं। ये परीक्षाएं छात्रों की कमजोरियों और शक्तियों को पहचानने में मदद करती हैं, जिससे शिक्षकों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन और उपयुक्त शिक्षण विधियां अपनाने का अवसर
मिलता है। फिर बच्चों 18वां प्रश्न है कि बुद्धि और ज्ञान में अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न कल के एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। उत्तर है बुद्धि व्यक्ति को सोचने, समस्याओं का समाधान करने और नई जानकारी को समझने की क्षमता है जो जन्मजात होती है। ज्ञान इसके विपरीत व्यक्ति की अर्जित जानकारी है जो अनुभव, शिक्षा और माध्यम से प्राप्त होती है। इसलिए बुद्धि प्राकृतिक क्षमता है जबकि ज्ञान अनुभवजनित होता है। फिर आ जाइए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जिनका उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। मध्यकालीन शिक्षा के गुण दोष की विवेचना कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं अपने मॉडल पेपर में दे चुका हूँ। पर्यावरणीय शिक्षा वर्तमान समय की एक महत्तम आवश्यकता है, स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और इसका भी उत्तर मैं अपने 10 नंबर का है। इसका उत्तर भी मैं जो आपके 2 सेट डाले हैं चैनल पे, उन्हीं 2 सेट में आपको उत्तर मिल जाएगा। सीखना क्या है, इसका भी उत्तर मैंने सेट में डाल दिया है। 2 मॉडल पेपर जो डाले हैं उसी में मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाइए बच्चों, जो 21वां प्रश्न है, 21वें का जो दूसरा है, व्यक्तित्व क्या है, उसका उत्तर मैंने यहाँ पे लिखा है। वह कौन से कारक हैं जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। व्यक्तित्व और उसके प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले पर्सनालिटी से संबंधित कुछ परिचय देखते हैं क्या है। तो पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक गुणों का समग्र रूप है। यह व्यक्ति के सोचने, समझने, बोलने, व्यवहार करने और जीवन को देखने के दृष्टिकोण को प्रकट करता है। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है और यह कई कारकों से प्रभावित होता है। अब यहाँ पे देखेंगे व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन कौन से बच्चों कारक है। पहला है आनुवांशिकता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हेरिडिटी। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण उसकी जन्मजात प्रवृत्तियों और आनुवांशिक गुणों से होता है। माता पिता से मिलने वाले जैविक लक्षण व्यक्ति की शारीरिक संरचना, बौद्धिक क्षमता और कुछ हद तक स्वभाव को निर्धारित करते हैं। फिर आइए बच्चों देखते हैं दूसरा है पर्यावरण और इन्वायरमेंट। ठीक है, प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है पर्यावरण और इन्वायरमेंट। जिस वातावरण में व्यक्ति रहता है वह उसके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालता है। परिवार, मित्र, समाज, स्कूल और कार्यस्थल व्यक्ति के व्यवहार और सोचने के तरीकों को प्रभावित करते हैं। फिर बच्चों आ जाइए संस्कार, वैल्यूज़ एंड ट्रेडिशंस। बचपन में मिले संस्कार और नैतिक शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हैं। ये व्यक्ति के आचरण, सोच और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। फिर बच्चों आ जाइए अनुभव, एक्सपीरियंस। तो जीवन में प्राप्त अनुभव व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकार देते हैं। सकारात्मक अनुभव आत्मविश्वास बढ़ाते हैं जबकि नकारात्मक अनुभव व्यक्ति को मजबूत या संवेदनशील बना सकते हैं। फिर बच्चों आ जाइए शिक्षा, एजुकेशन। शिक्षा व्यक्ति के मानसिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह व्यक्ति को सोचने, समझने की क्षमता और दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। फिर बच्चों छठा प्रश्न है मनोवैज्ञानिक कारक, जिसको साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बोलते हैं। व्यक्ति की भावनाएं, इच्छाएं, प्रेरणाएं और तनाव प्रबंधन की क्षमता उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। आत्मसम्मान और आत्मनियंत्रण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अंततः निष्कर्ष में देखेंगे कि व्यक्तित्व व्यक्ति के संपूर्ण विकास का परिचायक है, जिसे आनुवांशिकता, पर्यावरण, शिक्षा, संस्कार, अनुभव और मानसिक स्थिति जैसे विभिन्न कारक प्रभावित करते हैं। अच्छा व्यक्तित्व समाज में व्यक्ति की पहचान को निखारता है और उसे सफल बनाने में सहायक होता है। तो बच्चों इस प्रकार आपका पूरा मॉडल खत्म हो जाता है। यहाँ से आप मैंने जो 3 मॉडल पेपर देंगे, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, तीनों मॉडल पेपर देख लीजिए। आपका शिक्षा शास्त्र का पेपर पूरा हो जाएगा। आप यहाँ से अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।